Dear friends, if you like our channel, please subscribe it and share with your friends. Thank you. Have a nice day. नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल साहू आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए इस बात पर डिस्कस करेंगे। मेरा अनुभव रहा है, मैं 10 सालों से कक्षा 12वीं की अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मेरा ये अनुभव है कि एग्ज़ाम को कैसे तैयारी करना चाहिए मैं बच्चों को बता सकता हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लग जाए आप सभी को तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं आज तो सिर्फ तैयारी कैसे करनी है ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन अगले वीडियोज़ में इसकी तैयारी भी कराऊंगा कि डू एज डायरेक्टेड सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या ग्रामर आती है जिसके माध्यम से हम डू एज डायरेक्टेड में 10 आउट ऑफ 10 प्राप्त कर सकते हैं, कि नोट कैसे बनाया जाता है, उसको उसकी समरी कैसे तैयार की जाती है। इन सभी चीज़ों को मैं 1 बाय 1 अगले वीडियोस में बताता जाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप का जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर, ज़्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्लास 12th की एग्ज़ाम की तैयारी, सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है क्लास 12th में, ये बताने जा रहा हूँ। कितने मार्क्स का होता है? टोटल 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है कक्षा 12वीं के लिए। 20 मार्क्स तो आपका इंटरनल मार्क्स होता है, जो कि आपको अपने स्कूल से मिलता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो सबसे पहला सेक्शन जो होता है आपके क्वेश्चन पेपर पे वो होता है सेक्शन ए में रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपकी पढ़ने की जो क्षमता होती, पढ़कर आपको समझ कितना आता है, पढ़ने की समझ को जाना जाता है उसके हिसाब से। तो उसी में दिया जाता है अनसीन पेसेज या अनसीन पोयम, दोनों में से एक चीजें दी जाती है आपका सेक्शन ए में, अनसीन पेसेज या अनसीन पोयम। उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, मार्क्स कैसे आता है? तो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का शॉर्ट आंसर, एक लाइन का आंसर लगभग, और 2 नंबर का आपका आता है वर्ड पावर से, जिसमें सेनोनिम्स या एंटोनिम्स बनाने के लिए या वर्ड फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आता है। तो इसमें आपको देखना है 5 नंबर जो ऑब्जेक्टिव आता है। तो पहले 5 नंबर ऑब्जेक्टिव देखोगे, क्या करना है, प्रश्न को और ऑप्शंस को पढ़ लो। पहले प्रश्न और ऑप्शंस को पढ़ लो, उसके बाद एक प्रश्न को सभी को आपको एक ही साथ नहीं पढ़ना है। पहले शुरू प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद पैसेज में शुरू साइड में उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो। अधिकतर ये देखा गया है कि पहले प्रश्न का आंसर शुरू साइड ही रहता है। उसके बाद जब उतना में शुरू साइड में आपको 2 लाइन 4 लाइन के अंदर मान लो मिल जाता है पहला आंसर, तो दूसरा प्रश्न को पढ़ो। अब जहां तक आपने पढ़ना बंद किया था पहले क्वेश्चन के लिए, उससे आगे पढ़ो तो वहां दूसरे का मिलता है। फिर उसके बाद उसके नीचे जाओगे, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समय कम लगेगा और कम समय में आप पैसेज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसी प्रकार जब ये शॉर्ट आंसर में जाते हैं, 5 नंबर का जो शॉर्ट आंसर आता है एक लाइन के, उसमें भी वही प्रक्रिया अपनाना है। आपको पहले प्रश्न को पढ़ लेना है, प्रश्न का लाइन को मिलाने की कोशिश करना है आपके क्वेश्चन पेपर में, और जहां पर वो लाइन मिलती हुई उसका आंसर मिलती हुई नजर आए तो पहले एक प्रश्न को पढ़कर उसका मिल गया, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे करके 5 क्वेश्चन को आपको ढूंढना है। और एक एक प्रश्न के लिए यदि आप पूरा पैसेज को पढ़ेंगे तो आपका समय पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको समय वेस्ट ना करते हुए ये ट्रिक पहले अपनाना है। जब ना मिले तब पूरा पैसेज में आप ढूंढने की कोशिश करना। पहले क्वेश्चन का आंसर शुरू साइड होगा, उसके नीचे सेकंड क्वेश्चन का, फिर उसके नीचे थर्ड, फिर उसके नीचे फोर्थ। इस प्रकार से आप ये दोनों 5-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का शॉर्ट आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो आप जो भी गाइड यूज करते होंगे अपने घर में रखे होंगे, उसमें भी 2-4 एग्जांपल्स ऐसे पेसेज दिए होंगे, उसमें देख लेना, उसमें आंसर दिया रहता है। उस आंसर को देखना कि वो कहां पर से निकला है। फिर सेकंड प्रश्न का आंसर भी देख लेना, फिर उसके बाद देखना कहां से निकला है। तो आपको पता चल जाएगा कि पहले का आंसर लगभग ऊपर साइड फर्स्ट साइड था,
उसके नीचे सेकंड का आंसर, फिर थर्ड का आंसर, फिर फोर्थ का आंसर, इस प्रकार से उसके आंसर ढूंढे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को समझ ही नहीं पाते, तो पढ़ने का सब उतना टाइम नहीं रहता उसके पास। वो जो बच्चे इंग्लिश समझ नहीं पाते वो पढ़ेंगे तो कोई मतलब का नहीं हो पाता। इसीलिए आप लाइंस को पहले मिलाना, अपने प्रश्न का लाइन जहां पर मिले वहां पर समझने की कोशिश करना, और उसी पद्धति से आप वैसे उसमें से मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। 2 नंबर जो वर्ड पावर आएगा, तो उसके लिए तो मैंने बता दिया आपको। वर्ड्स को यदि समझ आ गए कि क्या है उसकी मीनिंग्स या अपोजिट मीनिंग्स क्या होते हैं, या उससे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम की जा सकती है, तो उसी पैसेज से दिया हुआ रहता है। उन शब्दों को आप वहां ढूंढ भी सकते हैं, या पैसेज का ही शब्द दिया गया है तो उसके लिए कोई एंटोनिम्स या सिनोनिम्स आपको बनाना होता है, या बाहर का शब्द दिया गया तो पैसेज में ढूंढने के लिए बोला जाता है। तो ये आपका टोटल 12 मार्क्स का होता है अनसीन पैसेज या पोयम जो आता है। सेकेंड पॉइंट में है नोट मेकिंग समराइजिंग। नोट मेकिंग समराइजिंग इसको कैसे करना है, तो आपको पहले नोट बनाना है। पैसेज जो दिया रहेगा उसको अच्छे से आप पढ़िए, और उसमें देखिए क्या क्या ऐसी बिंदु हैं जिसके बारे में खासकर आप जानते हो। उन चीजों को आप डिस्कस कर पाओगे जिसके बारे में आप जानते हो, और वहां कोशिश करना ऐसे शब्दों का चयन करना जिसको आप शॉर्ट बना सको। जैसे गवर्नमेंट में GOVT बस लिख देते हैं, और बहुत सारे एजुकेशन में ADU कर देते हैं। ऐसे शब्द को आपको लेना है वहां से जिसको आप शॉर्ट बना सको, ताकि की टू एब्रीविएशन जब करोगे तो वो काम आ जाएगा। तो ऐसे करते करते इसमें आपको शुरू साइड पैसेज में, मान लो आपका पैसेज लेंदी है तो आप शुरू साइड में मतलब 3 से 4 पहले तो एक उसको पूरा पढ़ के किस चीज के बारे में है वो पैसेज, उसको अपना टाइटल दे दीजिएगा। एक ही टाइटल नहीं, कई टाइटल हो सकते हैं। आपको जो भी समझ आता है कि उस पैसेज में किस चीज के बारे में दिया गया है, उसी चीज को उसका मेन टाइटल दीजिएगा। उसके बाद उसका हेडिंग बनाइएगा, उसके अंदर क्या दिया गया है। तो 3 से 4 हेडिंग उसमें आप बना सकते हैं। तो हेडिंग के अंदर आपको सब हेडिंग देना है। पहले हेडिंग बनाएंगे, मान लो एज एग्जांपल कहीं पर मान लो कोई टेम्पल की कुछ कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है, तो द प्रोग्राम इन टेम्पल आपका मेन हेडिंग हो गया। अब वहां उसके अंदर में वहां मान लो कोई डांस कर रहे हैं बच्चे, डांसिंग प्रोग्राम है, या कोई भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, तो आपको उसको मेंशन करना है डांसिंग प्रोग्राम, और मान लो भजन कीर्तन प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी, ठीक, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम है उसको एंट्री करना। वैसे सेकंड टाइटल कोई ले लेना, फिर थर्ड टाइटल जो उसमें पैसेज में दिया हो। ऐसे आपको मेन 3 से 4 वर्ड ढूंढने हैं जिसके अंदर में आप 1-2 बातें कह सके, तो उन बातों को वहां पर मेंशन करना सब टाइटल के रूप में। ऐसा करते करते आप 3 से 4 पॉइंट जो लेंगे, उसके अंदर जो सब हेडिंग्स देंगे, वो चारों पॉइंट्स और वो सब हेडिंग्स ये मिलाकर आपको 4 से 5 शॉर्ट वर्ड्स जिसको आप बना सको ऐसे शब्द को लेना है, और उसी को लास्ट में की टू एब्रीविएशन देना है। इस प्रकार से आप नोट बना सकते हैं। उसके बाद में उन्हीं बातों को, जिन जिन शब्दों को लिए हो आप, पैसेज में जो बातें कही गई है उन्हीं बातों को सिर्फ आपको डिस्कस करना है। जिन शब्दों को ली गई है पैसेज से, उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए उन शब्दों को जोड़ते हुए अपने शब्दों में आप लिख दोगे तो उसका समरी तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप नोट मेकिंग और समराइजिंग दोनों कर सकते हैं, और उसमें 8 मार्क्स आना है, 4-4 मार्क्स दोनों का। तो कम से कम आपको 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 4 मार्क्स तक मिलेगा ही। तो ऐसा इस प्रकार से छोड़ना नहीं है, सबको अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। इस प्रकार से आपको जो सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो पढ़ने की आपकी क्षमता है, उसको देखा जाता है। इसमें टोटल आपका 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स में आप इस तरीके से यदि अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम 15 मार्क्स आपका आ सकता है। अच्छा स्किल्स रहेगा तो और आगे भी आ सकता है, और कम से कम 20 में 10 तो ऐसे ही आ जाएगा, आपको ढूंढ ढूंढ के मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उसको अटेम्प्ट आप सभी को करना है। सेकंड सेक्शन जो होता है वो होता है राइटिंग स्किल्स का। सेकंड सेक्शन होता है राइटिंग स्किल का, जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहले सेक्शन में 20 मार्क्स, जिसमें आपका पैसेज, अनसीन पैसेज या अनसीन पोयम और नोट मेकिंग समराइजिंग। सेकंड सेक्शन में जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल, स्पीच
या डिबेट या रिपोर्ट लिखना पड़ता है। स्पेशली आर्टिकल्स ज्यादा आते हैं, कभी कभी स्पीच भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी रिपोर्ट पूछ दिया जाता है, कभी कभी कोई डिबेट के बारे में पूछ दिया जाता है। तो आपको ऐसे आर्टिकल्स तैयार करने हैं। तो बेसिकली हमने देखा होगा कि जो भी आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, जो हम चीजें जानते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में हम जानते हैं, यूज ऑफ टेलीविजन हम जानते हैं, जितनी सारी चीजें उसके बारे में हमारे माइंड में जो भी बातें हैं उसको सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको लिखना होता है। यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ है तो जो भी बातें आपके दिमाग में उसके लिए आती हैं। यदि आप एग्जाम गाइड से प्रिपेयर करके गए हैं, अच्छी बात है, जो आपने प्रिपेयर किया वही चीजें आ गई। मान लो नहीं आया तो खाली आपको नहीं छोड़ना है, आपको उस चीज के बारे में, टेलीविजन के बारे में नहीं जानते, इन्वायरमेंट के बारे में आप नहीं जानते, पॉल्यूशन के बारे में आप नहीं जानते, सभी चीजों के बारे में आप जानते हो, तो जो चीज आप जानते हो उसको सजा सजा के लिखने की कोशिश करना। उसमें निश्चित रूप से अच्छे हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे, पूरा मार्क्स भी मिल सकता है। लेकिन मान लो आप नॉर्मली लिखते हो अपने शब्दों में ही, टूटी फूटी इंग्लिश लेकर, फिर भी आपको 50% मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसका लेंथ देखना 250 वर्ड्स के आसपास है, तो कम से कम आपको 2 से 2.5 पेज 3 पेज लिखना है, उसको 2 पेज तो कम से कम लिखना ही है, ताकि आपको मार्क्स प्रोवाइड किया जा सके। और अच्छे हैंड राइटिंग से लिखना, और जो टॉपिक है उन चीजों को शुरू से अच्छे से चर्चा करना। तो ये इस प्रकार से आप ये 10 नंबर जो है आर्टिकल, स्पीच, डिबेट या रिपोर्ट राइटिंग का है, आराम से आप अच्छा लिखेंगे तो 8, 9, 7 इस प्रकार से मिलेंगे। नॉर्मल भी लिखेंगे तो कम से कम 5 मार्क्स आपको मिल सकता है। तो आपको इसको भी छोड़ना नहीं है, मार्क्स अर्जित करने के लिए अच्छा सेक्शन है, कहने का मतलब है। उसके बाद जो आता है आपका डू एज डायरेक्टेड का सेक्शन। डू एज डायरेक्टेड, करो जैसा कि निर्देशित किया गया हो। तो 10 नंबर का आता है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम 20-25 ग्रामर है, जिसमें से मिला के इसको दिया जाता है। जैसा कि आप ले लो, टेंस से ही 4-5 क्वेश्चन बनता है। जैसे टेंस को इस टेंस से उस टेंस में चेंज करना, प्रेजेंट का पास्ट में, पास्ट का फ्यूचर में, ऐसा टेंस चेंज करना। दूसरा सेंटेंस चेंज करना, कोई सा भी सेंटेंस को, जैसे मान लो अफर्मेटिव दिया है तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना। कोई खालिस्तान के रूप में कोई वर्ब दे दिया रहता है, उसका सुटेबल फॉर्म लगाना, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको उस वर्ब को लगाना होता है कि कौन सा फॉर्म उस वर्ब का वहां लगेगा। आर्टिकल का आ जाता है, ए इन द का कैसे यूज करें, तो आपको आर्टिकल के लिए ध्यान रखना है। खालिस्तान के बाद यदि आपका कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए लगता है, और जो वर्ड है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन लगता है। कोई पहले से ज्ञात हुई चीज हो या कोई विशेष चीज हो, वहां पर द लगाते हैं। डिटर्मिनर्स में आता है सम और एनी का यूज। सम एनी का यूज आपको जैसे करना है तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रागेटिव का यूज, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, और इंट्रागेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का यूज होता है। सम का यूज यदि आपका सेंटेंस पोलाइटली हो तो वहां पर रिक्वेस्टेबल या पोलाइटली सेंटेंस के लिए सम का यूज करते, बाकी सब में इंट्रोगेटिव में एनी का यूज करते। पोलाइट के लिए स्पेशली आपका सेंटेंस वुड से बनेगा, मे से बनेगा, तो वहां पता चल जाएगा पोलाइटनेस है, तो वहां पर आप सम का यूज कर सकते हैं। जैसे विल यू टेक सम मोर राइस, इस प्रकार से, या वुड यू टेक, इस प्रकार से आपका सेंटेंसेस बनेगा। अगला जो है आगे उसी में देखेंगे आप, तो टेंस चेंज करना हो गया, सेंटेंस चेंज करना हो गया, सुटेबल वर्ब हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, आर्टिकल हो गया। अब क्लॉज के लिए आता है, तो सेंटेंस जो 2 सेंटेंस दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लॉज से या नाउन क्लॉज से या एडवर्बियल क्लॉज से जोड़ने के लिए बोला जाता है। तो आपको उसमें दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और देखना है कौन से क्लॉज, स्पेशली रिलेटिव क्लॉज से ज्यादा आता है। जो चीजें दी रहती है उसके लिए WH वर्ड का यूज करके हम रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हैं। ये क्लॉज के लिए आ जाता है। टाइप आप सेंटेंस में भी आ जाता है कि वो जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ये पहचानने के लिए आ जाता है। वॉइस आता है, वॉइस चेंज करने के लिए, तो आप टेंस का वॉइस चेंज करेंगे, मॉडल्स का वॉइस चेंज करेंगे, और भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वॉइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का वॉइस।
तो वॉइस चेंज करने के लिए आता है। मैं इन सभी चीजों को अपने अगले वीडियो में एक एक करके वॉइस का एक वीडियो बनाऊंगा, नरेशन का एक वीडियो बनाऊंगा। नरेशन भी आता है, नरेशन और वॉइस कंपलसरी लगभग आता ही है हर एक एग्जाम में, तो आपको नरेशन और वॉइस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और हम आगे वीडियो बनाएंगे नरेशन और वॉइस पर, उसको देखते रहना, आपको अच्छे से नरेशन भी समझ आएगा, वॉइस भी समझ आएगा। यूज ऑफ कंजक्शन भी आता है इसी में, जैसे इफ अनलेस का यूज करना, इफ के स्थान पर अनलेस का यूज करना, नो सुनर देन ए सुनेस का यूज करना, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना सेंटेंस को, ऐसे कंजक्शंस का यूज होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसको आप कर सकते हैं। लगभग 15-20 ऐसी चीजें हैं, मैं कुछ चीजों को अभी मेंशन कर पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही है अभी बता पा रहा हूँ। आप उसमें अपने सेक्शन में जाके देख सकते हैं, आपकी गाइड जो भी होगा उसमें क्या क्या चीजों को दिया गया है। और जब मैं पढ़ाऊंगा डू एज डायरेक्टेड का सेक्शन तो उन सभी चीजों को पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैं 3 साल 4 साल 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करा दूंगा कि डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में क्या दिया है। तब तक आप जो भी आपके गाइड में दिया गया उसको सॉल्व कर देखना। जहां भी समझना है आप कमेंट बॉक्स पर लिखना, इसको कैसे बनाते हैं मैं वहां भी आपको बता सकता हूं। अगला जो है ये 10 नंबर का डिस्कशन था दोस्तों, जिसमें हमने डू एज डायरेक्टेड को देखा और डू एज डायरेक्टेड की कैसे सॉल्व करना है। आपको पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन से वो रहेगा, आप जो भी जानते हो, टेंस के बारे में जानते हो, मॉडल्स के बारे में जानते हो, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इन सभी से मिलाकर उन चीजों को दिया जाता है। अगला जो है जो 4 नंबर का आता है दोस्तों, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, दोनों में से एक चीज बनाना होता है। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट दोनों एक प्रकार के, कहने का मतलब है इंफॉर्मेशन ही है कुछ भी चीज के। एडवर्टाइजमेंट मतलब कुछ भी चीज को मतलब बेचना है या हाईलाइट करने के लिए उसको थोड़ा अच्छे से बनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट को, ताकि लोग प्रलोभित हो। तो उसमें कुछ कुछ अच्छी वर्ड्स लिखी जाती है एडवर्टाइजमेंट में, उसकी फीचर्स बताई जाती है। नोटिस बनाना है, नोटिस ये एक प्रकार से सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपको कुछ भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को अवेयरनेस के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए, या आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा हो उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखने के लिए बोला जाता है। तो आपका सबसे पहले आपका लाइन होना चाहिए नोटिस करके, आपका जो भी स्कूल वगैरह का नाम है और किस चीज के लिए नोटिस है उसको टाइटल दे दो। उसके बाद नीचे से आपको इट इज इन्फॉर्म टू एवरीवन या टू ऑल द स्टूडेंट ऐसे करके स्टार्ट करना। उसके बाद अपनी जिस चीज के लिए आपको नोटिस देना है, मैं इस कुछ नोटिस का एग्जांपल अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। जिस चीज का भी नोटिस है उसको बता देना है। मान लो हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दे कैन सबमिट देयर नेम बिफोर दिस डेट। इस प्रकार से आप उस चीज को बता सकते हो। लॉस्ट फाउंड का भी नोटिस आता है, आप कुछ गुम गया है मान लो आपका, तो आपको नोटिस बोर्ड में लिखना है कि मेरा ये चीज इस जगह पर गुम गया, जिसको भी मिलेगा वो यहाँ पर ला के मुझे दे सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी आप बता सकते हो, खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ वहां आपको लिखना है उसी मैटर पे। आराम से आपको नोटिस का मार्क्स भी मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट भी आपको ऐसी करना है, एडवर्टाइजमेंट में कुछ हाईलाइट करना पड़ता है थोड़ा, ताकि लोग उसकी तरफ प्रलोभित हों। अगला चीज होता है, तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। उसके बाद आपका 6 मार्क्स का आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपका फॉर्मल लेटर होता है जो आपके मम्मी पापा भाई बंधु दोस्त यार को लिखना है, और एक होता है एक फॉर्मल लेटर जो होता है उसको ऑफिशियल लिखा जाता है, मतलब कि अपने स्कूल के लिए या कोई भी ऑफिस, कलेक्टर के लिए, म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए, ये फॉर्मल लेटर होता है। और इनफॉर्मल का मतलब हम अपने कोई भी रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, मम्मी पापा को लिख सकते हैं, मनी ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं, किसी को बधाई देने के लिए लिख सकते हैं, किसी को इनवाइट करने के लिए लिख सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में जो चीजें जरूरत होती है, जो शब्द मतलब सुटेबल है, सिर्फ उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इनफॉर्मल में अपने तरीके से हम कुछ कुछ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो उस प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को आराम से समझा जा सकता है और आप उसको बना सकते हो। उसमें एक दोनों में से एक बनाना है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो आप उसमें से कोई सा भी तैयार, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर आ जाता है, कलेक्टर को लेटर आ जाता है, कभी कभी आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसको भी लेटर आ जाता है, या हाँ पापा को मनी ऑर्डर के लिए आ जाता है लेटर,
कि किसी फ्रेंड को अपने घर के कोई प्रोग्राम में आगे कोई प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए आ जाता है, या अपना समर वेकेशन कहीं मनाने के किसी दोस्त को अपने यहाँ समर वेकेशन मनाने के लिए बुलाना, वो भी इनवाइट का ही लेटर है। तो इस प्रकार से कुछ लेटर्स आते हैं, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं और उसको खाली नहीं छोड़ना, अपने शब्दों में भी लिखोगे तो उसमें मार्क्स आपको मिलेगा। साधारण आपको अपने दोस्त को बुलाना है, कैसे बुलाना है उसके लिए आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, लेकिन आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, आपको खाली उसे नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से आप इसमें का भी 6 नंबर टोटल 30 मार्क्स में जैसे तैसे भी लिखोगे तो कम से कम 20 मार्क्स आप पा ही सकते हैं। तो इन सभी को इस प्रकार से आप अटेम्प्ट करना, आपका एग्जाम निश्चित रूप से अच्छा ही जाएगा। और हमारा वीडियो देखते रहना जिसमें हम एक एक करके इन सभी चीजों को पढ़ाने वाले हैं। अगला है आपका सेक्शन सी में आता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक से, मतलब कि 20 मार्क्स सेक्शन ए से आया, जिसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन था, पढ़ने की समझ को देखा गया। 30 मार्क्स जो है आपका राइटिंग स्किल्स, मतलब लिखने की कुशलता क्या है आप में, आप कैसे अच्छे से एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, नोटिस बनाते हैं, लेटर बनाते हैं, आप आर्टिकल को कैसे लिखते हैं, स्पीच को कैसे लिखते हैं, ये सब चीजों को आपकी राइटिंग को देखा जाता है। और ग्रामेटिकल सेक्शन में आपका डू एज डायरेक्टेड, मतलब ग्रामर की पकड़ कैसे है आप में, आप कितना सारा ग्रामर को जानते हो, उन सभी को डू एज डायरेक्टेड के माध्यम से चेक किया जाता है। लास्ट सेक्शन जो होता है 30 मार्क्स का, वो आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक से, जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हो क्लास 12th में, दो बुक है, एक फ्लेमिंगो और एक विस्टा, तो दोनों में से करके आता है। आपका फ्लेमिंगो से 20 मार्क्स का आएगा और विस्टा में से 10 मार्क्स का आएगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्या करना है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो पहला आपका आ जाएगा शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में 2-2 नंबर का, जिसको 2 लाइन से 3 लाइन बनाना है, ठीक, 2 से 3 लाइन का आंसर रहेगा, वो 3 ठो आएगा 6 नंबर का। एक लॉन्ग आंसर आ जाएगा आपका 6 नंबर का, सीधा लॉन्ग आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपका पहले एक बात देख लीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। पहले फ्लेमिंगो से एक पैसेज दिया जाएगा और एक पोयम दिया जाएगा। तो आप पैसेज को पढ़ेंगे क्योंकि उस चीज को आपने स्कूल में स्टडी कर लिया है, स्कूल में आपको पढ़ाई जा चुकी है, ऐसे ही मतलब उसी में से एक एक्सट्रैक्ट, आप उसी में से पैसेज को काट के निकाल के लिया जाता है, उसको दिया जाता है, उसमें आपका आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, उसको ढूंढना है। तो वही जो अनसीन में आपने जो प्रोसेस अपनाया था, वही प्रोसेस ये सीन में भी अपना सकते हैं। इसको ढूंढना और इजी है क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा है, अनसीन के बारे में नहीं पढ़ा है। यदि आप अनसीन पैसेज को भी अपने गाइड वगैरह में दिया, उसको देख लेंगे, तो वो भी आपके लिए सीन पैसेज हो जाएगा, उसको भी बना पाना इजी हो जाएगा। तो इसमें आपको देखना है 4 नंबर का पैसेज में से आएगा और 4 नंबर का पोयम, जो भी पोयम आपका दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, उसमें से पोयम पढ़ लेना। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसको आराम से आप ढूंढ सकते हो उसी में से, और आपको 4 दूनी 8 मार्क्स, मतलब दोनों का 4-4 मार्क्स आपको आराम से मिलेगा। एकदम सरल होता है, बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना है। उसी तरीके ढूंढना, पहले प्रश्न का आंसर शुरू साइड, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद फोर्थ का, इस प्रकार से वैसी पोयम में भी ढूंढ लेना। तो ये 8 मार्क्स आपको कंफर्म लगभग मिल जाएगा। उसके बाद आपका फ्लेमिंगो से ही आएगा 3 ठो शॉर्ट आंसर आता है, जिसको आपको 2 से 3 लाइन में मेंशन करना है। तो 2 से 3 लाइन में मेंशन करेंगे तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 मार्क्स का। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर आता है, जिसमें आपको स्पेशली कोई कहानी के, मतलब जो भी प्ले है उसके बारे में, मतलब जो भी आप लेसन पढ़ते हो उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसमें दिए हुए कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने के लिए बोला जा सकता है, या उसमें कोई मोमेंट होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सकता है। तो वो लेंथी आंसर है, उसको कम से कम आपको 1 पेज कम से कम उस आंसर को लिखना है, क्योंकि 80 मार्क्स के आसपास वो रहता है, 80 वर्ड्स के आसपास रहता है, इसलिए 1 पेज के आसपास आप लिखेंगे तो उसका सही आंसर लगभग उसी मोमेंट को डिस्क्राइब करना जिस मोमेंट के बारे में वहां कहा गया है। कैरेक्टर स्केच को यदि मान लो पूछ लिया जाता है, तो कैरेक्टर स्केच में जिस किसी का भी कैरेक्टर स्केच वहां पूछा गया है, उसका क्या व्यक्तित्व था उस कहानी में, मतलब उसकी क्या भूमिका थी, क्या क्या उसने उस कहानी के अंदर किया, वो उसका कार्य करने की शैली अच्छी थी या बुरी थी, हीरोइक थी या विलेनस था, इन सभी चीजों को वहां देखकर उसमें मेंशन करना है। उस प्रकार से आप उसकी कैरेक्टर, मतलब उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो, आपको खाली नहीं छोड़ना है। यदि आपको पता चल गया कि ये इस लेसन का है और इसमें इस चीजों के बारे में बताई गई है, तो जो कुछ भी वहां याद आ जाए आपको उसको लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। उसके बारे में लिखेंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। तो ये आपका
दो दो नंबर का और एक 6 नंबर का क्वेश्चन फ्लेमिंगो से आएगा। टोटल 20 मार्क्स का ये 8 नंबर भी फ्लेमिंगो से जो पैसेज के रूप में आएगा, और ये 6 नंबर और ये 6 नंबर फ्लेमिंगो से। उसके बाद में आपका होगा विस्टा सेकेंड बुक से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें दो दो नंबर के शॉर्ट आंसर आएंगे, दो नंबर 4 मार्क्स का, और एक ठो ऐसी कैरेक्टर स्केच के बारे में या उस प्ले के बारे में लिखने के लिए। आपको पता चल गया लॉन्ग आंसर 6 नंबर का मिला है और इस कहानी के बारे में बोला गया है। तो यदि जो चीजें पूछी गई वही चीजें आपके माइंड में आ रही तो उसको पहले लिखो अच्छे से। और अगर मान लो आपको कुछ पता भी ना हो और उस कहानी के बारे में आप जानते हो, मतलब एकदम क्लियर नहीं हो पा रहे आप आंसर पे, तो उस कहानी में जिस मोमेंट के बारे में पूछा गया, आपको जो चीज भी उस मोमेंट की याद आ रही है उन सभी चीजों को वहां मेंशन कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का क्लास 12 का एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, इसका डिटेल। टेक्स्ट बुक के लिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपको पुस्तक की कहानियों को पढ़ना चाहिए, कहानियों को समझना चाहिए। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए ताकि उस कहानी के अंदर हुआ क्या है ये चीज आप यदि जान लेते हैं, और उसके बाद प्रश्न को पढ़ने के बाद क्या पूछा गया है इस बात को यदि समझ लेते हैं आप, तो आराम से उस चीज को पूरा, मतलब सब चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो 2 लॉन्ग आंसर आ रहा है 6 नंबर का, आपका 8 लेसन लगभग फ्लैमिंगो में होगा, 8 लेसन विस्टा में होगा, और सब में 3-4 लॉन्ग आंसर बनेगा। कितना सारा याद कर पाओगे? तो आप कहानी को पढ़ो, कहानी को समझो, और कहां पर से प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को यदि आप समझ गए तो उस कहानी के हिसाब से उसके आंसर आप आराम से बना सकते हैं। खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो कुछ भी आपको याद आ रहा है उस कहानी के बारे में उस चीज को लॉन्ग आंसर में आपको मेंशन करना है। निश्चित रूप से आपको मार्क्स दिया जाएगा। अच्छे हैंड राइटिंग से लिखोगे और अच्छे सही पॉइंट्स को लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। यदि मान लो जो चीजें याद आ रही है कुछ टूटी फूटी भी लिखे हो तो भी आपको मार्क्स मिलता है उसमें। तो इस प्रकार से आप क्लास 12 की इंग्लिश पेपर की तैयारी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। हम आगे वीडियो में एक एक करके जितने भी ग्रामर जो आज मैंने डिटेल बताया कि पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है, तो एक आध पैसेज का एग्जांपल दूंगा, आपको ढूंढ के बताऊंगा इस प्रकार से यहाँ इसका आंसर मिला है। आप भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था कि आप चाहो तो अपना कोई भी गाइड रखे होंगे उसमें ढूंढ कर देख सकते हो। वैसे ही उसी तरीके से पहला प्रश्न को पहले पढ़ना, उसके बाद शुरू साइड के पैसेज को पढ़ना, तो वहां कहीं ना कहीं आपको आंसर मिला। फिर दूसरा को पढ़ना, उसके नीचे से फिर पढ़ना स्टार्ट करना, इस प्रकार से पढ़ते हुए जाना, तो आपको समय भी कम लगेगा, आपका पैसेज भी खाली छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है इस एग्जाम में। तो आपको हर चीज की तैयारी अच्छे से करना है। मैं पहले से आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, और कोई भी एग्जाम में कुछ समस्याएं आ रही जो समझ ना आ रहा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे से पूछ भी सकते हैं। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम एक एक करके डू एस डायरेक्टेड पर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। जितना चीज मैं पढ़ाऊंगा उसमें से पूरा जो 10 नंबर है लगभग आएगा ही, तो आप उसकी वीडियो को जरूर देखना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।